जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स की बात हुई थी। ठीक है जी। तो आई होप वो कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स वगैरह वाली बात सारी को क्लियर हो गई होगी। आपको एक पीडीएफ फाइल मैंने आज सेंड करी है एमसीक्यूज़ की। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने जो बात की है और तकरीबन ये समझ लें कि कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं और जो आज फाइनल करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये तकरीबन सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज़ जो है इसी चैप्टर से वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको और सेंड कर दूंगा। अच्छा जी, चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी, हमने ये रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है बात की थी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ऑफबॉक प्रिंसिपल क्या है, उसके अलावा n+l रूल क्या है, हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या है। ठीक है, तो ये चार जो बेसिक रूल्स हैं ये हमने बात की थी। मतलब बेसिकली जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे बेस्ड ऑन दीज रूल्स। इन रूल्स की बेस के ऊपर जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखें, हम ये कहते हैं कि जब भी किसी एटम को फिल किया जाता है, जब भी किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, यानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं और मतलब सिन बोर्ड में या कहीं भी आपने एक केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक आपने प्रिंसिपल जो स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कि एटम इज स्टेबल व्हेन it has 8 electrons in its outermost shell। ठीक है, कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब जो शेल्स का ब्रॉड कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उससे ये चीज़ सब नज़र आती है कि मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं तो शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। बट अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखें तो आप हमेशा यही देखेंगे कि जो स्टेबल न्यूक्लियाई के वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको हमेशा मिलेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए ये रूल आप कह लें कि तकरीबन काफ़ी हद तक ये फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अब लेट से अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखता हूँ, सपोज अगर हमसे कहा जाए कि जी राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। अब आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आर्गन के पास हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आर्गन की फिलिंग लिखी जाए, आर्गन के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग लिखी जाए, तो आर्गन के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या हो जाएगी? 1s2। ठीक है, अगर हम आर्गन के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग लिखते हैं तो दैट वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, दिस इज द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आर्गन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? दैट इज आउटर शेल इस वक्त थर्ड शेल है, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? 2 + 6 8। ठीक है, तो आउटर वैलेंस शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम बात करें सपोज क्रिप्टॉन की, ठीक है, क्रिप्टॉन की अगर हम बात करें तो क्रिप्टॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 36। ठीक है, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो अगर हम क्रिप्टॉन की बात कर रहे हैं तो क्रिप्टॉन के पास 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 36 इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप फिलिंग करते हैं तो 36 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स तक तो फिलिंग सेम थी। देन 4s2, 3p के बाद किसको फिल करेंगे? 4s को, और 4s के बाद यानी ये कितने हो गए? 4s के ये 20, देन 3d 10, और फिर 4p6, ये 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है जी, 10, 18, 19, 20, 30 और 36, तो ये 36 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपने फिल कर दिए। अब अगर आप इसका वैलेंस शेल देखें, वैलेंस शेल मतलब जो आपका जो वैलेंस शेल क्या होता है? दी शेल विच इज
आप कह लेंगे जिसका डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर हो, ठीक है। तो अगर हम इसका फोर्थ शेल यानी इसका क्रिप्टॉन के लिए वैलेंस शेल कौन सा है, फोर्थ शेल, और फोर्थ शेल के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2+6, बिकॉज ये चीज़ आपको मालूम है कि हम 4s फिल पहले करते हैं, बट वंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4s देन 4s बिकम्स द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है जी। तो इस वक्त 3D जो है वो लोअर एनर्जी लेवल हो जाता है, 4s हायर एनर्जी लेवल। तो आपका जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, 4s, और 4s में आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही नजर आ रहे हैं। तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, हम ये कहते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियाई हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियाई हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियाई में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इन देयर आउटर मोस्ट। और स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से हैं, दैट इज इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस में या तो हीलियम है, हीलियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम इज फॉलोइंग ड्यूप्लेट रूल, और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं दे आर फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो दे आर फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। ये बात हो गई सिंपल। तो ये तो थोड़ा हमने कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो कंप्लीट कर लिया, जो बात हमने मतलब स्टार्ट की थी कॉन्फ़िगरेशन की। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी जी बेटा। इसमें कोई क्वेश्चन, ये क्लियर है बात सबको? सर एक सवाल था जी सर, ये जो आपने कहा कि एटम, जब स्टेबल एटम तमाम वो होते हैं जिनमें बेसिकली ऑक्टेट या डुप्लेट उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट ये फिर क्यों होता है जब अनस्टेबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो ये रूल फिर एग्जिस्ट नहीं करता मेरे हिसाब से। नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो मतलब आप कह लो कि जो नेचर में स्टेबल न्यूक्लियाई है। अच्छा सही, मतलब इनिशियली जो पाए जाते हैं, यानी विदाउट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बगैर, बॉन्डिंग के ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है सर, ठीक है ना, उसकी बात हो रही जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, क्लियर है ये बात? चलें जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो बात करनी है, कुछ अब प्रॉपर्टीज़ हैं, यूँ समझ लें ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं, मैं जस्ट उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा और बस फिर हम उसके बाद जो है वो आगे नेक्स्ट चैप्टर पे जो है वो मूव करेंगे, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो इसमें कुछ टर्म्स, सबसे पहले जो आपके पास टर्म आ जाती है और उनके ट्रेंड्स जो है वो हमने डिस्कस करने। तो सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है जी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एक चीज़ तो ये ध्यान में रखें कि मतलब एटम की कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। ये आपको मालूम है कि एटम हैज़ नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं, ठीक है। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो ये चीज़ आपके जहन में रहे कि एटम की कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है, एटम हैज़ नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, ठीक है। तो इसलिए एटम के रेडियस की बात करना दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, यानी ये कह देना कि जी ये बस ये लास्ट लिमिट है एटम की, इससे बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये कम्प्लीटली अननोन है। जो कुछ हमने थ्योरीज पढ़ी हैं उन सबको पढ़ने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि एटम की बाउंड्रीज जो है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ आप कह लें कि कैलकुलेशन पर्पजेज और बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एटम के रेडियाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब एटम के रेडियस को आप डिफरेंट टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, बट यहाँ पे हम इसको जनरलाइज्ड करेंगे, ठीक है। इट कुड बी वैन डर वाल रेडियाई, इट कुड बी कोवेलेंट रेडियाई, बट हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि एटॉमिक रेडियस जो है इट इज़ बेसिकली, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाउ वी कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस, इट इज़ दी हाफ दी बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। यानी आपके पास लेट से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये होमोन्यूक्लियर यानी आपके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये या तो होमोन्यूक्लियर होते हैं या हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं, जैसे H2O2 N2 ये सब क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, दोनों सेम एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग है, ठीक है। और HCl इट इज़ अ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये भी डायटोमिक है बट दोनों एटम्स डिफरेंट है, H और Cl, तो दिस वुड बी कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है जी। ये कहलाएगा हेट्रोन्यूक्लियर और ये कहलाएगा
न्यूक्लियर, ठीक है जी, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो जब हम एटम के रेडियस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ दी हाफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या है? इट इज़ दी हाफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, हाफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी आपके पास दो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, उनकी बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होगा दैट वुड बी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी अगर सपोज कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की अगर हम लेंथ देखते हैं तो दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप इसको हाफ कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन विच इज 0.77 एंगस्ट्रॉम। और आप इसको मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज बॉन्ड एटॉमिक रेडियाई क्या है? हाफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। आई थिंक ये तो खैर इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आप सबके ध्यान में होगी बात। ठीक है, अच्छा, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपके हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो, इफ वी हैव हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, in case of heteronuclear molecules, ठीक है, अगर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं देन द बॉन्ड लेंथ विल बी, या आप कह लें कि कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है बॉन्ड लेंथ या एटॉमिक रेडियस की। हाँ, ये जो आपके पास कार्बन की हो गई, हाइड्रोजन मतलब कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ हो गई, या आप कह लो कि सल्फर की, यानी जो आपके पास बुक में गिवन है वो तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, ये तो ध्यान में रखें कि कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का जिसका टेस्ट आप सिंध में अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ये वैल्यूज़ वगैरह याद रखनी पड़ेंगी। जो बुक में जो बड़े बड़े टेबल्स हैं तो वो भले आप छोड़ दें, टेबल्स तो खैर आप याद नहीं रख सकते, बट जो थ्योरी के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन हैं तो वो तो आप ख़ास तौर पे नोट किया करें। ठीक है, तो बाद औक़ात इतने ऐसे रोट लर्निंग वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये वैल्यूज़ याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, तो इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं कि क्योंकि हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में आप अब अगर लेट से H और Cl की बात की जाए तो HCl में हम इसको हाफ दी बॉन्ड लेंथ नहीं कह सकते रेडियस को। ठीक है, क्योंकि HCl के केस के अंदर पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोरीन के ज़्यादा क्लोज होंगे, तो क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के, यानी आप यूँ कह लें कि बिल्कुल सेंटर में नहीं होंगे। ठीक है, तो मोस्टली फॉर हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स जो है वो क्या किया जाता है कि आप बॉन्ड लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि बॉन्ड लेंथ ऑफ अ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज लेट्स से रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, नाउ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दैट वी नो फ्रॉम H2 एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन दैट वी नो फ्रॉम Cl2। ठीक है, तो इन दोनों का रेडियस आपको मालूम है, आपने इन दोनों के रेडियस को ऐड करेंगे तो यू विल गेट दी बॉन्ड लेंथ, आपको बॉन्ड लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली जो रेडियाई है वी कैलकुलेटेड फ्रॉम दी होमोन्यूक्लियर एटम्स। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि रेडियस जो है खासतौर पर एटॉमिक रेडियस वी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा ऑफ होमोन्यूक्लियर एटम्स। होमोन्यूक्लियर एटम की लेंथ को हाफ करेंगे तो रेडियाई मिल जाएगा। और अगर आपको किसी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसका तरीका ये है कि आप दोनों एटम्स का रेडियस ऐड कर दें, जो कि आपको होमोन्यूक्लियर एटम से मिला होगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो यू वुड गेट दी बॉन्ड लेंथ, आपको बॉन्ड लेंथ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखें कि हाउ कैन बी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ठीक है, हम ये करें ना कि जी अगर आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो आपको दोनों हाइड्रोजन्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए कि दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये कितनी दूर हैं एक दूसरे से। तो अब ये डिस्टेंस जो है ये कैसे निकालेंगे हम? बेसिकली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
तो ये तो काफ़ी छोटा मॉलिक्यूल है, तो अगर आपने इतने छोटे मॉलिक्यूल के अंदर इन दोनों एटम्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए जो आप कह लें कि टेक्निक्स यूज़ होती हैं, दैट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स मीन्स आप कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है, बहुत छोटी वेवलेंथ जो है वो आप इस एटम के ऊपर स्ट्राइक करते हैं जो कि इसमें से पास हो जाए, एंड देन बाय सम मीन्स जो है वो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और बाय एक्सरे डायफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरेज की भी वेवलेंथ क्योंकि काफ़ी कम होती है तो एक्सरेज भी यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, तो एक्सरेज डायफ्रैक्शन और बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक वी कैन कैलकुलेट दी बॉन्ड लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको आप इन टेक्निक्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो एटॉमिक रेडियस हो गया। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो आयनिक रेडियस है, एंड आई होप आयनिक रेडियस सबको क्लियर होगा, इसको एज सच को इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आयनिक रेडियस में आपके पास दो किस्म के रेडियाई आ जाते हैं। तो अगर हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस में फिर आपके पास दो डिफरेंट टाइप के रेडियाई आ जाते हैं, दैट इज कैटायनिक रेडियाई एंड एनायनिक रेडियाई। जी बेटा, कैटायनिक रेडियाई और एनायनिक रेडियाई, विच ऑफ द रेडियाई वुड बी लार्जर? दोनों रेडियस में से कौन सा रेडियस जो है वो लार्जर होगा, कैटायनिक रेडियाई या एनायनिक रेडियाई? एनायनिक रेडियाई। ठीक है जी, एनायनिक रेडियाई वुड बी लार्जर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो जो न्यूक्लियर ग्रिप है वो कम हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको मालूम है। ठीक है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो आपके पास स्मॉलर रेडियाई है दैट इज कैटायनिक रेडियाई। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, कैटायनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई एंड देन एनायनिक रेडियाई। तो सबसे जो लार्ज रेडियाई होगा, यानी लेट से क्या हम कहेंगे जी Na+, Na एंड Na-, तो इनमें सबसे ज़्यादा रेडियस होगा Na- का, देन Na एंड देन Na+। कैटायनिक रेडियाई सबसे स्मॉल होगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। और इसमें भी कुछ वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन की वैल्यूज़ आपको बुक में मिलेंगी, तो वो वैल्यूज़ आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये दिस कुड बी हेल्पफुल इन योर टेस्ट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म हमने डिस्कस करनी है दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये बड़ी आसान सी टर्म है, और क्योंकि आप थ्रू आउट द सिलेबस आपने ये डिस्कस की होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल में प्रॉब्लम होगी। जी बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, या जिसे आप आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, ए लेवल्स वाले नॉर्मली इसको आयनाइजेशन एनर्जी ही पढ़ते हैं, बट सिंध बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में दोनों नाम से पढ़ी जाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। सबको क्लियर है? ये तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है जी। किसी को कन्फ्यूजन आयनाइजेशन पोटेंशियल में? मैं नहीं समझता इसको क्लियर डिस्कस करने की ज़रूरत होगी, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबको क्लियर है? एक रिस्पॉन्स आया मेरे पास। ठीक है जी, ऑल राइट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो सिंपली क्या है कि व्हेन एन एटम, इट इज़ द एनर्जी रिलीज व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज रिलीज्ड। ठीक है, किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस आयन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बाय रिमूविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम में से, लेट से सोडियम है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया टू प्रोड्यूस Na+, एंड दिस सोडियम इट मस्ट बी इन गैसियस फेज। ये ध्यान में रखिएगा कि दिस सोडियम मस्ट बी इन गैसियस फेज। ठीक है, फर्स्ट, यानी ये आपका सोडियम सॉलिड फॉर्म में होगा तो देन इट इज़ नॉट आयनाइजेशन। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। तो सोडियम सॉलिड से अगर आप Na+ बना रहे हैं तो बेसिकली दिस इज नॉट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नॉट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जो आपका आयन है इट मस्ट, जो मेटल है इट मस्ट बी इन गैसियस फेज। सोडियम मस्ट बी इन
गैशियस फेज, इसका गैशियस फेज में होना लाजमी है। अगर आप इसको यहाँ से सॉलिड से इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं देन इट इज़ द सम ऑफ टू एनर्जीज। फिर ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, फिर यहाँ पे दो एनर्जीज इन्वॉल्व है। दूसरी एनर्जी कौन सी है, कोई बताएगा? व्हाट इज द सेकंड एनर्जी? अगर सोडियम सॉलिड से एटमाइजेशन, जी बिल्कुल ठीक है, एटमाइजेशन, ठीक है जी। तो एटमाइजेशन जो है, पहले आपको सोडियम जो है वो एटमाइज होगा एंड देन फिर वो आयोनाइज होगा। तो ये दो एनर्जीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, एटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव होगी, सबको क्लियर होगा। ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का, जी बेटा, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड और अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, कम होती है? अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीज, across the period increase and down the group decrease, ठीक है। down the group कम होती है, across the period increase होती है, but across the period there are आप कह लें कि certain discrepancies। across the period अगर सपोज मैं सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूँ तो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास देन नियॉन, बेरिलियम एंड बोरॉन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यानी आप यूँ कह लें कि फ्रॉम बेरिलियम ऑल्दो इट हैज़ अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इट हैज़ अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है, इट हैज़ अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। बट फ्रॉम बेरिलियम टू बोरॉन इट डिक्रीजेस एंड फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इट डिक्रीजेस। और सबको रीज़न क्लियर है बेरिलियम से बोरॉन क्यों डिक्रीज होती है और बेरिलियम टू बोरॉन डिक्रीज क्यों होती है? जी बेटा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जी बिल्कुल। बोरॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन 2p एंड बेरिलियम का इन 2s। तो 2p क्योंकि हायर एनर्जी लेवल हो जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना आसान होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन के तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एक जो है वो पेयर्ड होता है, बाकी दो अनपेयर्ड होते हैं। तो पेयर्ड में से रिलीज करना ईजी होता है, दैट्स वाई इट रिक्वायर लेस एनर्जी, ठीक है। तो दिस वाज द रीज़न, आई होप सबको याद आ गया होगा अब, ठीक है। तो ये बेरिलियम, बोरॉन और सेम इसी तरीके से दूसरे पीरियड्स में भी आपको सेम यही रीज़न मिलेगा, ठीक है जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्लियर है सबको? आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, जी आप कह सकते हैं, स्पिन इफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। कि बेसिकली, लेकिन ये सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, कि क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन जो है वो इसके पास पेयर्ड ऑर्बिटल मौजूद है, नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड ऑर्बिटल में है, ठीक है। तो जहाँ पेयर्ड ऑर्बिटल होगा वहाँ पे रिपल्शन होगी एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी चेंज that occurs when 1 mole of electron is gained by 1 mole of gaseous atom to become gaseous ion, ठीक है। क्लोरीन gaseous atom when gains 1 mole of electron it becomes Cl minus 1 minus ion and this energy change is represented as electron affinity। ये कहलाती है electron affinity and electron affinity is first electron affinity is नेगेटिव। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसी आयनाइजेशन में भी कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड यू नो के सेकंड आयनाइजेशन फर्स्ट से ज़्यादा होती है, थर्ड आयनाइजेशन सेकंड से ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एनर्जी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है जी। ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बेसिकली ये
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है, देन रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आर पॉजिटिव। ठीक है, रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आर पॉजिटिव, क्योंकि एक दफ़ा जब इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो आपके जो स्पीशी है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट नेगेटिव होती है, बाकी सब पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा ना, एक और चीज़ जो आप ध्यान में रखेंगे, मतलब जो ट्रेंड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अलॉन्ग वही सेम ट्रेंड है, इट हैज़ द सिमिलर ट्रेंड एज आयनाइजेशन एनर्जी, सिमिलर ट्रेंड एज आयनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप कम होती है, अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ग्रुप 7 एलिमेंट्स वुड हैव दी लार्जर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। ग्रुप 7 elements have the large electron affinity values, ठीक है। ग्रुप 7 के जो एलिमेंट हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एंड दिस शोज दैट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? विच इट सेल्फ इज बीइंग रिड्यूस्ड, एंड व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स दे आर वेरी गुड एट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड एट गेनिंग electron. So means if some element has a strong electron affinity value, is a large electron affinity value, that means it is a very strong oxidizing agent. अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ग्रुप 17 की अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की वैल्यूज़ की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -333। नाउ दिस डेटा इज टेकन फ्रॉम योर बुक, जो फर्स्ट ईयर बुक है सिंध बोर्ड की। -333, फ्लोरीन -348, ब्रोमीन -340, आयोडीन -297, ठीक है जी। तो डाउन द ग्रुप हमने कहा कि डाउन द ग्रुप ये बढ़ती है, सॉरी कम होती है, ठीक है। किसी भी ग्रुप में आप जाएं डाउन द ग्रुप कम होती है, बट यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो मतलब जो आपके पास एक रेगुलर ट्रेंड नज़र आ रहा है कि डाउन द ग्रुप इट इज़ डिक्रीजिंग, बट फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन आपके पास एक आप कह लें कि इरेगुलरिटी नज़र आ रही है कि फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन जो है यहाँ पे क्या हुआ है, -333, ठीक है, एंड देन -348। तो ये डिफरेंस क्यों है? जी बेटा, समझा नहीं क्या कह रहे हो आप? ये और ट्रेंड्स थर्ड पीरियड वाला नहीं है सर। आयोनाइजेशन एनर्जी में थर्ड पीरियड वाले ट्रेंड्स भी शायद थे, वो सेम है ना बेटा। जो ऊपर नहीं, जो बोरॉन और बेरिलियम का ट्रेंड है वही मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, रीजंस भी सेम है, रीजन भी सेम है, ठीक है। इसी तरह से जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डिस्कस किया है वही फॉस्फोरस सल्फर में है, तो एक ही बात है। आपने अगर सेकंड पीरियड को समझ लिया तो थर्ड पीरियड में भी सेम वही रीजन अप्लाई होंगे, ठीक है ना? सिर्फ ठीक। अच्छा जी, इसका मुझे रीज़न बताएं। फ्लोरीन की आयनाइजेशन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है, क्या रीज़न हो सकता है? यानी क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मोर एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स। अगर मोर इलेक्ट्रॉन्स हों देन तो बेटा रिपल्शन होगी ना, और रिपल्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाएगा, तब तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होनी चाहिए,
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जुनेद, आपको बात समझ में आ रही है बेटा मेरी बात? ठीक है ना? हाँ, तो इसके अलावा और कोई आंसर? जी, वाई क्लोरीन इज रिलीजिंग मोर एनर्जी। देखें, फ्लोरीन जो है ऑल्दो इसका न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, बट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर रेडियाई, ठीक है, फ्लोरीन जो है ये काफ़ी छोटा एटम है ड्यू टू इट्स स्मॉलर रेडियाई। ठीक है, जिसका स्मॉलर रेडियाई है, आप ये कह लें कि ये फ्लोरीन एटम जो है ये काफ़ी छोटा है, स्मॉल है। ठीक है, तो जो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आप ये कह लें कि बहुत छोटे से एरिया में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, ये समझें कि ये फ्लोरीन है, ये न्यूक्लियस। ठीक है, देन ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये काफ़ी छोटे सी जगह पे हम ये कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो मौजूद है। तो जब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसको, यानी आप ये कह लें कि न्यूक्लियस अट्रैक्शन तो है, बट आप ये कहें कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन। बट मतलब आप यूँ समझें कि ये काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है कि वाई फ्लोरीन हैज़ दी स्मॉलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू एज कम्पेयर टू क्लोरीन। बट दी सिंपलेस्ट रीज़न इज, ठीक है, हम बहुत डिटेल्ड रीजन्स में नहीं जा रहे, एक बड़ी आसानी से समझ में आने वाला रीज़न ये है कि जी क्योंकि फ्लोरीन का रेडियाई बहुत कम है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके स्मॉल रेडियाई की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि न्यूक्लियर चार्ज के हाई होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन के लिए एंटर होना मुश्किल हो जाता है। तो ड्यू टू हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, आप इसको शील्डिंग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग। ठीक है, ऑल्दो अब आप कहेंगे क्लोरीन में तो उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो नो डाउट क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बट क्लोरीन का एरिया भी ज़्यादा है, रेडियस भी बड़ा है। ठीक है, तो जब 3 शेल इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जो आप कह लें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, तो अफेक्ट इतना फील नहीं होता। बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अफेक्ट बहुत ज़्यादा फील होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एंटर होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी से कि जी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। क्लियर हो गई बेटा बात? ये सबको क्लियर है? ठीक है जी, तो ये हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ज़्यादातर तो बात करेंगे बॉन्डिंग में, बट आई होप कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो तो सबको पता होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आई डोंट थिंक कि मुझे उसको यहाँ डिस्कस करने की कोई ज़रूरत होगी। जी, सबको क्लियर है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ठीक है जी, सही है। मेरे ख्याल में सबको ही क्लियर होगी बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, तो ये चैप्टर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कुछ टर्म्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे। ठीक है, कुछ तो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है जी, आइसोटोप्स। तो ये तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होंगी। ठीक है, बट इसके अलावा कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो जहन में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइसोबार्स, जी, एनी आइडिया व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं? जी बेटा, आइसोबार्स एटम्स हैविंग सेम मास नंबर। ठीक है, आइसोबार्स आप लिख लें, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनके मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ऑल्दो ये डिफरेंट एटम्स हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो एटम डिफरेंट हो गया, लेकिन क्योंकि इनका मास नंबर सेम होता है दैट्स व्हाई वी कॉल देम आइसोबार्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्गन 1840, इसका मास नंबर क्या है? 40, एटॉमिक नंबर है 18। नाउ वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ पोटेशियम
इसका एटॉमिक नंबर है 19 एंड मास नंबर है 40। इसी तरीके से कैल्शियम 2040, तो हम ये कह सकते हैं आर्गन 40, पोटेशियम 40 एंड कैल्शियम 40 आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे की क्या है, आइसोबार्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात, आइसोबार्स क्या होते हैं? ठीक है जी, सबको क्लियर है व्हाट आर आइसोबार्स? इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स ठीक है जी, आइसोटोन्स क्या है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। आइसोटोन्स में दोनों डिफरेंट होंगे, तो फिर सेम क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यानी एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। ठीक है, तो कार्बन 614, दिस इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, 14। नाइट्रोजन 715, इसके पास 8 न्यूट्रॉन्स हैं कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स हैं, एंड ऑक्सीजन 816। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों में सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दीज 3 एलिमेंट्स आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ये तीनों क्या हैं, आइसोटोन्स हैं। ठीक है, एंड इसी तरीके से हमारे पास एक और जो टर्म आ जाती है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एटम्स और आइंस, इट कुड बी एटम्स और आइंस, ये तो नाम से पता लग रहा है, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स और आइंस हैविंग सेम number of electrons, these are called isoelectronic species। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी सोडियम Na 1123 प्लस, Mg 1224 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, दीज आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरीके से नियॉन भी आप इनके साथ लिख सकते हैं, नियॉन 10 20, फ्लोरीन लिख सकते हैं F9 19 माइनस, दीज आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। क्लियर हो गई बात ये, इसमें कोई कंफ्यूजन? आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? क्वेश्चन जल्दी से कर लो बेटा, 2 मिनट है मेरे पास, बस 9 बजे मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। जी बेटा। सर आइसोटोन्स और आइसोबार्स जो आपने बताया, उसके लिए कंपैरिजन एटम्स के दरमियान में होता है या आइसोटोप्स के दरमियान में, या एटम आइसोटोप्स किसी भी रैंडम तरीके से कंपैरिजन हो सकता है? किसी भी तरीके से हो सकता है, मतलब ये सेम एटम नहीं है, ये ध्यान में रखें, डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं। नहीं मतलब डिफरेंट, अच्छा ठीक है, सही है। ठीक है ना, बस आप जो डेफिनेशन लिखवाइए उसके हिसाब से ध्यान में रखें। ठीक है, तो मतलब हम जरूरी नहीं कि आप कि दो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स को डिस्कस करें, नहीं, आइसोटोप अलग टर्म है, आइसोबार अलग टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लेके चलें जी। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है बात? सबको बेटा क्लियर है? ठीक है जी, चलें, तो ये जो आपको एमसीक्यूज आज सेंड किए हैं इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, खासतौर पे कॉन्फ़िगरेशन के काफ़ी एमसीक्यूज आपको इसमें मिलेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है वो हम केमिकल बॉन्डिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।